नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय एवं गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा का विषय है पुरुष विरोधी कायदा। आज़ादी के बाद हमारे आज़ाद भारत में वैसे तो बहुत सारे कायदे का इनैक्ट हुआ या फिर बहुत सारे कायदे आज़ादी के पहले से भी हमारे देश में चलते आ रहे थे, जैसे कि CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण के कायदों का संशोधन ही आज़ादी के बाद किया गया। ऑब्वियसली जो कायदे बने थे वो कायदे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ही पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ने वो कायदों का एनफोर्समेंट इनैक्टमेंट सिस्टम में किया था, ताकि हर घर में हर घर खुशहाल रहे, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में हार्मोनी बनी रहे। और अगर किसी माता पे या अगर किसी बहन पे किसी तरह का अन्याय हो तो वो कायदों के माध्यम से न्यायालय में जाके उस विषय के अगेंस्ट में गुहार लगा सके और जस्टिस पा सके, न्याय पा सके। परंतु आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये विषय है पुरुष विरोधी कायदों का। क्यों ये कायदे आज ऐसे सर्टन ऐसी टाइम पीरियड्स आ गया है या सर्टन ऐसी कुछ चीज़ें आ गई है जिसकी वजह से इन कायदों का गलत इस्तेमाल, गलत यूज़ करके बहुत सारी महिलाएं, कुछ एक महिलाएं तो है, नो डाउट बहुत सारी महिलाएं इसकी विक्टिम हैं, लेकिन कुछ एक महिलाएं जो है आज भी हमारे समाज में इन कायदों का दुरुपयोग करके इन कायदों का मिसयूज़ कर रही है। 2011 से 2013 के बीच में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि लगभग 31,000 फॉल्स केसेस जो है इंडिया में 498A, जिसको हम दहेज विरोधी कायदा, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बोला जाता है, दर्ज किए गए थे। आज भी अगर देखा जाए तो 498A जैसे गंभीर स्वरूप के मामले में जहां महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनकी डावरी डेथ, उनकी दहेज के लिए हत्याएं कर दी जाती है, वहाँ कन्विक्शन रेट 0.3%, जी हाँ 0.3% है, 0.3% है। इतना कम कन्विक्शन रेट, मामला इतना गंभीर लेकिन फिर भी इतना कम कन्विक्शन रेट, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उपस्थित करता है उस कायदे के यूज़ पर एवं उस कायदे के मिसयूज़ पर। क्यों ऐसी आपदा आन पड़ी, क्या ऐसी सिचुएशंस है, क्या ऐसे लिमिटेशंस है कि जिसकी वजह से उन कायदों का कन्विक्शन रेट आज इतना कम है। हम लोग अगर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ऑब्वियसली जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 में दिया है, आर्टिकल 15 में लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, आर्टिकल 15 के सबसेक्शन 3 में अ स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविज़न फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वीमेंस। ऑब्वियसली बोला गया है, नो डाउट ये होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त का डिमांड था, उस वक्त की ज़रूरत थी। आज भी इक्वलिटी की ज़रूरत है। आज ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इक्वलिटी की ज़रूरत नहीं, आज भी इक्वलिटी की ज़रूरत है, परंतु आज इनइक्वालिटी बनते जा रही है पुरुषों के मामले में। 2005 में DV एक्ट लाया गया, 1983 में एक 498A जैसा, देन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट जैसा एक एक्ट लाया गया जो वेलफेयर के लिए था, नो डाउट, बट आज उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसमें नॉट ओनली बाय लोअर कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट, मतलब एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने भी अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि कायदों का अभी भी दुरुपयोग हो रहा है। सदर जो कायदे थे ये महिलाओं के वीमेन एम्पावरमेंट के लिए थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए थे। महिलाओं पर अगर किसी तरह का कौटुंबिक अत्याचार, घरेलू हिंसा जैसे कोई चीज़ें होती है तो उसके एक्ट में किए गए थे, लेकिन आज उन कायदों का टोटली मिसयूज़, टोटली दुरुपयोग होते हुए नज़र आ रहा है। हम एक ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटी सी बात करते हैं। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने 2022 में एक गाइडलाइंस दी थी
सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंशन इन देयर गाइडलाइंस दैट कि आफ्टर लॉन्चिंग अ कंप्लेंट ऑफ 498A अ पुलिस ऑफिसर नॉट अरेस्ट द एक्यूज विद इन द लिमिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। पहले क्या होता था, पहले वही होता था कि जैसे ही लड़की ने 498A का FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया, वेदर इन्वेस्टिगेशन दैट वो कंप्लेंट ट्रू है या फॉल्स है, वह कंप्लेंट लीगल है या इनलीगल है, एक्यूज़ और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता था। अरेस्ट करके उसको पुलिस स्टेशन में इवन बेल लेने के प्रावधान भी नहीं थे, बट आज है, उस वक्त नहीं थे। और अक्यूज़ के साथ साथ उसकी एंटायर फैमिली, उसके मदर, उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर्स, जो जो उस फैमिली में रहता था, सभी को एक मुजरिम की तरह ट्रीट कर दिया जाता था। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे केसेस होते हैं, आज भी 498A जैसे केसेस होते हैं, आज भी बहुत सारी महिलाओं के विरुद्ध में जो केसेस होते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी हमारी बहनें उस एक्ट का दुरुपयोग कर देती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम लोग जब जो एक्यूज़ पर्सन है, एक्यूज़ पर्सन चाहे वो गिल्ट हो या नॉन गिल्ट हो, लेकिन सहना उसको पड़ता है। आर्थिक परेशानी, सामाजिक आर्थिक परेशानी, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, समाज में उसके लोगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आज लड़की जॉइंट फैमिली में, आज जो वाइफ है वो जॉइंट फैमिली में हस्बैंड के साथ रहने को इंसिस्ट नहीं करती है। उसका परिणाम ये होता है कि लड़की उस कायदे का उपयोग करना जानती है और उस कायदे का दुरुपयोग करना भी जानती है। दुरुपयोग इन द सेंस कि अगर उस महिला को लगा कि लड़का मेरे साथ अब इस परिवार में या इस मेरा ईगो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो लड़की सिंपली उस पर एक तो 498A या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दर्ज करा देती है। कोर्ट में हीयरिंग पे हीयरिंग्स होती है, तारीख पे तारीख होती है। कुछ समय बाद उसको इंटरिम मेंटेनेंस सैंक्शन हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ये आपका केस चलते रहेगा, लेकिन साथ ही में उस पर एक CRPC 125 के अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस सैंक्शन करा दिया जाएगा विदाउट एनी गिल्ट ऑफ हस्बैंड, विदाउट एनी कोई हस्बैंड की गलती नहीं है उसमें, फिर भी उस पर 125 CRPC के प्राविधान के तहत एक मेंटेनेंस, उसको एक पोडगी जिसको मराठी में बोलते हैं, उस पर डाल दी जाती है विदाउट नोविंग द साइड ऑफ द एक्यूज, कोर्ट सैंक्शन द मेंटेनेंस। एक दूसरी बात होता इसमें यह है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी और 498A में भी, लड़की पहले तो केस दर्ज करा देती है, लेकिन बाद में जब उसको समझ में आता है कि अब इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, तो होती है डिमांड 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30। इट्स अ बिजनेस, एक बिजनेस बना दिया गया है। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी केसेस में वही हो रहा है। रेट ऑफ कन्विक्शन 0.23% क्यों है? उसी वजह से है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आज फॉल्स केसेस है। अनेक माताओं, अनेक बहनों को, अनेक फैमिलीज़ को आज भी वही लग रहा है कि हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारे बंधु इन कायदों के जो 1955, 1983 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनका मिसयूज़, इनका गैर वापर की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते एक स्पेशल केस था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया था। उस निर्णय में एक चीज़ कही थी, 498A के केस में जो एक्यूज़ है उसे आप अभी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड देना होगा, जिसके दरमियान वो मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने एस्टेब्लिश होगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी 2 महीने के दरमियान उसमें देखेंगी कि किस तरह से उस फैमिली का, उस पति पत्नी का मैटर डिस्प्यूट सॉल्व करके किस तरह से उनका घर बसाया जाता है। अच्छा, इस पीरियड के दरमियान पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, नो डाउट, वो विटनेसेस कर सकती है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती है, वो अदर अपनी फॉर्मेलिटीज़ भी कर सकती है, परंतु अब अरेस्टिंग उसका नहीं होगा। ये क्यों हुआ? ऐसे क्या कारण आन पड़े समाज में? ऐसे क्या कारण आन पड़े कि इन जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा?
क्योंकि एक उनके भी ध्यान में आ गया है कि इस कायदे का मिसयूज़ हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2022 का जो वर्डिक्ट है, इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। 2017 में एक्चुअली स्टोरी चालू होती है जब राजस्थान हाई कोर्ट में राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ यूपी में राजस्थान हाई कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करता है। गाइडलाइन जारी करने के बाद उससे 2018 में जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है ये बोल के गाइडलाइन खारिज करा देती है कि ये हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, तो पार्लियामेंट का काम हम नहीं करेंगे, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ये बोल के 2018 में फिर से एक बार वो गाइडलाइंस को खारिज कर दिया जाता है जो राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था इन द केस ऑफ राजेश शर्मा वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी में। देन 2018 में उसको खारिज कर देने के बाद अभी रिसेंट केस जब जस्टिस ऑनरेबल BR गवई साहब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तो उनके बेंच के सामने, उनकी 5 जजेस बेंच के सामने एक बहुत अच्छा मैटर आया जिसमें एक IPS महिला अधिकारी ने अपने पति और उसके परिवारजनों पे बहुत सारी क्रूरल्टी के केसेस इन द सेंस 498A, 376, 307, देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देन CRPC 125 जैसी अनेक धाराएं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसी अनेक धाराओं में उसको अरेस्ट करा दिया गया था। 103 दिन एक्यूज़ के फादर 103 दिन और एक्यूज़ खुद 109 दिन जेल में रहने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई साहब की बेंच एक निर्णय डिक्लेयर करती है, एक जजमेंट डिक्लेयर करती है जिसमें ये साफ कहती है कि जो एक्यूज़ है उसको हम एक्विटल कर दे रहे हैं, मतलब दोष मुक्त कर दे रहे हैं, और जो IPS अधिकारी, महिला IPS अधिकारी है जिसने अपने ससुराल पक्ष पे यानी हस्बैंड के और उसके फैमिली पे ये जो एक्ट्स लगाए गए थे उस एक्ट को हम खारिज कर रहे हैं, और जो महिला अधिकारी है उसको ऑर्डर के 3 दिन के अंदर, विदिन 3 days ऑफ ऑर्डर, हम उनको एक पब्लिक अपोलोजाइज, एक सार्वजनिक रीत्या माफ़ी मांगने को कहेंगे, जिसमें वो न्यूज़पेपर में हिंदी या इंग्लिश में एक अपना स्टेटमेंट दें और एक प्रॉपर फॉर्मेट जो हम डिक्लेयर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेंगे, उसमें माफ़ी मांगे। तो क्यों ऐसे कारण आने पड़े कि जिसमें 498 जैसे सीरियस ऑफेंस में सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इवन जो लोअर सेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्यों ऐसी चीज़ें आने पड़ी जिसमें मीडिएटर, काउंसलर, जिसमें अलग अलग सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व होने पड़े, क्योंकि इस कायदों का भी मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। अभी उन माताओं के पुत्र, उन बहनों के भाई सुरक्षित नहीं रहे हैं ड्यू टू द मिस यूज़ ऑफ दिस एक्ट। नो डाउट, मैं फिर से एक बार बोलूँगा, इन कायदों का गठन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए किया गया था, लेकिन अभी इसका टोटली मिसयूज़ होते हुए नज़र आ रहा है। आज मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पुरुष अगर किसी महिला पे अत्याचार करे और उसका गिल्ट प्रूव हो तो उसके लिए नो डाउट बहुत बड़ी पनिशमेंट है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन महिला अगर हस्बैंड पक्ष पे या हस्बैंड या उनके फैमिलीज़ पे जब किसी तरह का झूठा केस दायर करती है और उसके बाद वो निर्दोष मुक्त हो जाता है, तो उसमें महिलाओं के प्रति सजा का प्रावधान क्या, इस पर हमारा पार्लियामेंट क्या कोई लॉ बनाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जुडिशरी बॉडीज़ को ही इन्वॉल्व रहना होगा? इनमें महिलाओं की चुप्पी क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल है, जिन सवालों का जवाब आज हमें ढूंढना ही होगा। धन्यवाद।